डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस। द्रविड़ बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फाइनल एग्जाम के लिए, इस वर्ष आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को चयन किया गया, सिलेक्ट किया गया है, वो सबके सब कहीं न कहीं किसी न किसी एंगल से इंपॉर्टेंट समझा गया है, तो आपके सामने रखा गया है। अतः इस तरह की वीडियो और भी देखने के लिए, और अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की तमाम वीडियो, जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। डियर स्टूडेंट्स, समझेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले ऊपर में VVI लिखा हुआ है। VVI कहने का मतलब यह हुआ कि इस वर्ष जो एग्जाम होने वाला फाइनल, उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्व रखता है। वैसे छात्र जो इस वर्ष एग्जाम देने वाले फाइनल का, उनके लिए ये काफी ज्यादा महत्व रखता है क्वेश्चन। बिना देर किए हम आते हैं, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का नाम है, क्या कहता है, सूत्रकणिका शुक्राणु के किस भाग में पाया जाता है। सूत्रकणिका शुक्राणु के किस भाग में पाया जाता है, या ऐसा भी पूछ सकता है कि शुक्राणु के किस भाग में सूत्रकणिका होते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो ऐसा है, शुक्राणु को जैसा कि हम 4 भागों में बांटते हैं, मानव शुक्राणु को 4 भागों में बांटते हैं, सिर, ग्रीवा, मध्य भाग और पुच्छ। तो मध्य भाग वाले एरिया जो होते हैं, मिडिल पीस, मध्य भाग वाले जो एरिया होते हैं, उसमें पाए जाते हैं सूत्रकणिका। सूत्रकणिका कहने का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के यानी स्पर्म के किस भाग में पाए जाते हैं, मिडिल पीस में, मध्य भागों में। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु के सबसे आगे पाया जाने वाला टोपीनुमा संरचना कहलाता है। शुक्राणु के सबसे आगे सिर होते हैं, सिर, ग्रीवा, मध्य भाग और पुच्छ, सबसे आगे सिर होते हैं, लेकिन सिर के भी आगे पाया जाने वाला एक टोपी जैसा संरचना होता है, टोपी के समान संरचना। इस तरह से समझिएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह की संरचना, टोपीनुमा संरचना क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्रोसोम। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो अंडाणु के बाहरी आवरण को, कोरोना रेडिएटा को तोड़ता है, तो इसको एक्रोसोम हम बोलते हैं। इतना दिमाग में रखना, शुक्राणु के सबसे आगे पाया जाने वाला टोपीनुमा संरचना क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है। फिर से आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। युग्मक बनने की क्रिया कहलाता है, युग्मक, गैमेट, गैमेट को बनने की क्रिया क्या कहलाता है, तो कहता है गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। युग्मक निर्माण, युग्मक को बनने की क्रिया क्या कहलाएगा, युग्मक निर्माण कहलाएगा, यानी अंग्रेजी में उसे गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। इस तरह से गैमेट को बनना गैमेटोजेनेसिस, भ्रूण को बनना एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, उसी तरह से गैमेट को बनना गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। फिर है, मानव की युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। युग्मक की बात देखिए, पहले सबसे पहले क्वेश्चन जब आपको मिले तो आप उसको ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहता क्या है, मानव की युग्मक पूछ रहा है, युग्मनज नहीं, युग्मक। युग्मक यानी हेप्लॉइड सेल। हेप्लॉइड सेल कहने का मतलब स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, अंडाणु शुक्राणु की बात किया जा रहा है। मानव के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितना होती है, सबको जानता है, 23। लेकिन आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में 46 भी मार्क्स होते हैं, युग्मनज और युग्मक में थोड़ा सा अंतर ढेर लोग नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या चीज आपका देखिएगा, सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है। सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है, तो वृषण में, यानी टेस्टिस में। और वृषण कहां होते हैं, वृषण कोश में होंगे। वृषण कोश किसमें होते हैं, पुरुषों में होते हैं, यानी पुरुषों के वृषण कोश में पाए जाने वाले वृषण के अंदर सर्टोली कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लड़की में आने वाला पहली मासिक चक्र कहलाता है, क्या कहलाता है, किसी लड़की में आने वाला पहला मासिक चक्र क्या कहलाता है, तो पहला मासिक चक्र को हम रजोदर्शन कहते हैं। रजोदर्शन यानी उसकी शुरुआत,
ये आमतौर पर 10 से 14 वर्षों की लड़कियों में शुरुआत होती है किसी दिन, ठीक है। तो पहली बार में जब मासिक चक्र आए तो उसे हम रजोदर्शन कहेंगे। और फिर कहता है किसी महिला में आने वाला अंतिम मासिक चक्र, देखिए अंतिम वाला में हम बोल रहे हैं महिला, और शुरुआत हो रहा है तो उसमें लड़की बोल रही है, क्योंकि आमतौर पर जब शुरुआत होती है ना तो लड़कियों की उम्र होती है 10 से 14, और जब अंतिम होने लगता है मासिक चक्र तो उसमें हो जाता है कितना, 50 से 55 वर्ष की आयु हो जाती है, तो उस दौरान महिला ही बोलेंगे। किसी महिला में मासिक आने वाला अंतिम मासिक चक्र यानी लास्ट, उसके बाद कोई मासिक चक्र नहीं आएंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे, रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति यानी जब अंतिम बार मासिक चक्र किसी महिला में आता है उस मासिक चक्र को हम रजोनिवृत्ति कहेंगे, और जब पहली बार किसी लड़की में मासिक चक्र आता है उसे हम रजोदर्शन कहेंगे। यानी इसके बाद प्रत्येक 28 दिनों में मासिक चक्र आना चालू हो जाता है, और ई आ जाने के बाद मासिक चक्र आना बंद हो जाते हैं। फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्वस्थ महिला। स्वस्थ महिला कहने का मतलब प्रजनन के लिहाज से स्वस्थ, जिसमें सारा हार्मोनल कंडीशन, FSH, LH जितने भी हार्मोन होते हैं वो सब के सब ढंग से काम कर रहा है, वैसी महिलाओं को हम स्वस्थ महिला यहाँ पर कह रहे हैं। एक स्वस्थ महिला अपने प्रजनन काल के दौरान, अपने प्रजनन काल यानी जितना दिन तक उसमें प्रजनन करने की क्षमता है, एक स्वस्थ महिला अपने प्रजनन काल के दौरान कुल कितना अंडा उत्सर्जित करती है, कितना अंडा उत्सर्जित करती है, तो कहता है कि 400 से 450, 400 से 450 अंडा यानी अंडाणु अपने अंडाशय से निकालती है एक स्वस्थ प्रजननशील महिला अपने प्रजनन काल के दौरान। फिर कहता भ्रूण की 16 कोष की अवस्था, निषेचन के बाद गर्भाशय में बच्चा बनना प्रारंभ होता है तो उसमें भ्रूण बनते हैं। भ्रूण तो कहता है कि उसमें जब 16 कोई बच्चा जब गर्भाशय में है, अपनी माँ के गर्भाशय में, उस दौरान जब कोशिका की 16 कोशिका होता है, यानी पहला बार अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे तो एक कोशिका बनेगा जिसमें 46 गुणसूत्र होंगे, एक से फिर 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो जब 16 कोशिकीय हो जाता है गर्भाशय के अंदर बच्चा, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, तो उस अवस्था को हम कहते हैं मोरुला अवस्था। मोरुला अवस्था याद रख लेना है, सारे क्वेश्चन 1-2 साल के अंतराल पर आते रहा है। फिर देखिएगा, फिर क्वेश्चन है कॉपर टी रोकती। कॉपर टी आमतौर पर कॉन्ट्रासेप्टिव है, गर्भ निरोधक तकनीक है। कॉपर टी रोकती है, क्या रोकती है भाई, अंडाणु को निकलने से रोकता है कि शुक्राणु के प्रवेश से रोकता है कि निषेचन को रोकता है, क्या रोकता है, तो कहता है निषेचन को। यानी कॉपर टी जो महिलाएं लगा लेती है उसमें अंडाणु निकलेंगे, अंडोत्सर्ग होगा, मासिक चक्र भी आएंगे, लेकिन निषेचन क्रिया नहीं होती, क्योंकि कॉपर का स्वाद कैसा होता है, अम्लीय है, और अम्लीय माध्यम में शुक्राणु और अंडाणु जीवित नहीं रह सकते। तो अंडाणु शुक्राणु निकलते हैं, बनते हैं, जब पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर निषेचन दोनों जुड़ नहीं पाते, जुड़ने से पहले ही दोनों समाप्त हो जाते हैं। कॉपर टी रोकती है किसी निषेचन को, निषेचन नहीं होता, जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक कोई महिला गर्भवती नहीं हो सकती, गर्भधारण नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है अनुवांशिकी का जनक है, अनुवांशिकी जेनेटिक। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, आमतौर पर 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन वहां पर एक ऑप्शन मेंडल साहब भी रहेंगे, मेंडल को ही हम लोग सही मानेंगे, क्योंकि मेंडल ही अनुवांशिकी का पिता कहे जाते हैं या जनक कहे जाते हैं। अनुवांशिकी के पिता या अनुवांशिकी का जनक मेंडल को ही कहा जाता है। और मेंडल का पूरा नाम अगर पूछे कि मेंडल का पूरा नाम क्या होता है, तो G.J. मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधा पर किया, मेंडल साहब जब अपना प्रयोग करने लगे थे, मेंडल अपने अनुवांशिकी का जो प्रयोग कर रहे थे, तो किस पौधा का चयन किया, किस पौधा पर अपना प्रयोग किए, तो उसका उत्तर होगा क्या, मटर, क्योंकि उनके मठ के बगीचा में मटर उगाया जाता था और उसी बगीचा में उन्होंने अपना प्रयोग किया। उनका अनेकों कारण था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं, तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधा पर किया, मटर पर किया, मटर के पौधा पर किया। एक जीन जोड़ा, आमतौर पर गुणसूत्र और जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं, ये बात दिमाग में रख लीजिए कि गुणसूत्र और जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं। तो एक जीन जोड़ा मैंने जीन का एक जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को प्रभाव में नहीं आने देता, उसके प्रभाव को दबा देता है, उसके लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता किसी प्राणी में। तो इस विधि को क्या कहेंगे, इसको क्या, इस घटना को क्या कहेंगे, यानी माँ काली है, पिता गोरे रंग का है, तो बच्चा चित घबरा तो नहीं होगा, तो उस हालत में माँ जैसा हो गया।
तो माँ जैसा अगर हो गया बाप का जीन को दबा दिया, या बाप जैसा हो गया गोरे हो गया तो माँ के जीन को दबा दिया। कोई एक को दबा देता है को दूसरे को, तो एक घटना क्या कहलाता है? एक कहलाता है प्रभाविता, डोमिनेंस कहा जाता है इसको, प्रभाविता की घटना कहते हैं इसे। फिर है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाला गुणसूत्र मानव में होता है। माने कहने का मतलब यह है कि मानव के कौन गुणसूत्र पर सबसे अधिक जीन पाया जाता है और कौन गुणसूत्र पर सबसे कम जीन पाया जाता है। तो कहता है उत्तर में देखिए क्या लिख रहा है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाला गुणसूत्र मानव में होता है कौन? गुणसूत्र 1 और तथा वाई पर सबसे कम जीन पाए जाते हैं और गुणसूत्र 1 पर सबसे ज्यादा जीन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जीन गुणसूत्र 1 पर और सबसे कम जीन गुणसूत्र वाई पर, जिससे लड़का जन्म लेता है। आगे बढ़ते हैं। दात्र कोश का अरक्तता क्या प्रदर्शित करता है? दात्र कोश का अरक्तता एक तरह का रोग है, विकृति है, खराबी है, कमी है, जिसको कह सकते हैं विकार है। दात्र कोश का अरक्तता क्या प्रदर्शित करता है? तो यह सप्रभाविता, कोडोमिनेंस, सप्रभाविता यानी साथ साथ प्रदर्शित होते हैं दोनों लक्षण। तो यह सप्रभाविता को प्रदर्शित करता है, कोडोमिनेंस को प्रदर्शित करता है। इस तरह की तमाम वीडियो और भी द्रविड़ बारवल चैनल पर डाला गया है। इस तरह की तमाम वीडियो, उसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि इस चैनल पर डाला गया हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।